कक्षा 12 के लिए हिंदी विषय की आरोह पाठ्य पुस्तक से काव्य भाग का पाठ है बादल राग। इसके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला इनका उपनाम है और इनका मूल नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी। सूर्यकांत त्रिपाठी यानी कवि जो हैं, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में 1899 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जो कविताएं हैं, तो कविताएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, अणिमा, तुलसीदास, गुरमेता। ये तो इनकी कविताएं हो गई। काव्य संग्रह हो गया। इधर इनका गद्य रचनाएं लिखी हैं, इसमें से चतुरी चमार, प्रभावती, बिल्लेसुर, बकरिया, चोटी की पकड़, काले कारनामे। ये इनकी मुख्य गद्यात्मक और मुख्य काव्यात्मक रचनाएं हो गई। इनका साहित्य है संपूर्ण साहित्य, गद्य साहित्य और काव्य साहित्य। उसकी मुख्य विशेषताएं हैं भाषा। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है कवि ने। रचनाएं पढ़ के पता चल जाएगा कौन कौन सी शैलियाँ प्रयोग की हैं गद्य में और काव्य में। अलग अलग प्रकार की शैलियाँ हैं। कविता में रस कौन सा है, कविताएं पढ़ने से अभी हमें पता चल जाएगा। छंद, कविताएं अधिकांशतः इनकी छंद मुक्त कविताएं हैं। अलंकार, लगभग सभी अलंकारों का समावेश रचनाओं में मिल जाएगा। इनके काव्य में तीनों प्रकार के गुण विद्यमान हैं। जो 3 गुण होते हैं, ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। रचनाओं में 3 के 3 गुण विद्यमान है। कविता जो बादल राग है वह मूल रूप से अनामिका संग्रह से ली गई है। अनामिका इनके 6 खंडों में विभाजित है। जो छठा खंड है, अंतिम खंड, उसमें बादल राग करके एक शीर्षक लेकर के यह कविता ली गई है। कविता का संकेत इस प्रकार है, तिरती और डैश डैश करके फिर। कविता की मैं व्याख्या बताऊंगी, साथ में उसका शिल्प सौंदर्य भी बताऊंगी। तिरती है समीर सागर पर, स्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लवित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर, ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल फिर। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। कह रहे हैं कवि कि पृथ्वी पर बादल ऐसे मंडरा रहे हैं। यहाँ तिरती मने या मंडराना या तैरना, समीर मने हवा, सागर मने सागर समुद्र। यह हवा अगर समुद्र पर मंडराती है तो हम इसको मंडराना भी कह सकते हैं, और थल पर मंडराती है तो भी हम इसको मंडराना भी कह सकते हैं। और तिरती शब्द का अर्थ तैरना होता है। और हम इसको यह भी कह सकते हैं कि पृथ्वी पर बादल ऐसे मंडरा रहे हैं जैसे समुद्र तल पर वायु सदैव मंडराती है या तैरती है या गरजती है, और क्षणिक सुखों पर स्थायी दुखों की छाया सदैव मंडराते रहती है। यहाँ क्षणिक सुख हैं संसारिक जनों के सुख, इसको क्षणिक सुख कहा है। और यह क्षणिक जो सुख हैं यह अस्थिर हैं, यह स्थिर नहीं है। यह कवि का सोच है। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की माया। तो जो यह बादल है, यहाँ बादल को कवि ने 2 रूपों में लिया है। एक और तो बादलों के बरसने से जलती हुई पृथ्वी परिपूर्ण हो जाती है, यानी बादलों के बरसने से जलती हुई पृथ्वी तृप्त हो जाती है। और दूसरी ओर कवि ने इन बादलों को एक क्रांतिकारी का रूप माना है। कवि कहते हैं कि बादल रूपी क्रांति के आने से समाज के निम्न वर्ग के लोग, छोटे वर्ग के लोग
बदल जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। और यहाँ 2 प्रकार से उसका वर्णन किया गया है। अब पहले हम इसको लेते हैं कि जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लवित माया। जब बादल बरसते हैं, ऊपर बादलों के गर्जन तर्जन का वर्णन है, बरस रहे हैं। और जब बादल बरसते हैं तो पृथ्वी जो जल रही है, किससे? गर्मी से, यानी गर्मी से जलती हुई पृथ्वी पर जब बादल बरसते हैं तो वह पानी पीकर तृप्त हो जाती है। उसी प्रकार से बादल रूपी क्रांति के आने से संसार के जले हुए हृदय अर्थात पीड़ित जन, शोषित जन और पीड़ित जन कौन हुए? जो सेठ लोगों द्वारा, जो धनवानों द्वारा पीड़ित कर दिए हैं। तो उसी प्रकार से संसार के जले हुए हृदय पर अर्थात पीड़ित जनों पर क्रांति भी मानो बादल के समान अपने कठोर स्वर बरसाने वाली है। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से। कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हे बादल या हे क्रांति रूपी नायक, रणतरी मने युद्ध, तरी मने नौका, रण मने युद्ध, यह तेरी युद्ध नौका बहुत प्रकार की आकांक्षाओं से भरी है। अब इसको हम बादल के रूप में ले लेंगे तो पृथ्वी में बहुत सारी आकांक्षाएं भरी हैं बादल के बरसने से। और अगर हम इसको समाज के विसंगति की ओर ले लेंगे तो क्रांतिकारी जो है, बादल रूपी जो क्रांतिकारी है, जो नायक है, उसके गर्जन तर्जन से अर्थात क्रांति के आने से समाज में भी बहुत सी आकांक्षाएं जाग उठी हैं। घनभेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर में पृथ्वी के आशाओं से कवि बादल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे बादल, तुम्हारी यह उमड़न घुमड़न एक प्रकार से पृथ्वी पर और समाज पर क्रांति ला देने वाली है। तुम्हारे गर्जन तर्जन को सुन करके, तुम्हारी यहाँ भेरी गर्जन, तो यहाँ बादल की गर्जना को सुन करके सजग सुप्त अंकुर अर्थात जो सोए हुए तो अंकुर हैं, यानी सोए हुए हैं लेकिन वो सजग हैं। कहाँ हैं? उर में पृथ्वी के उर में अर्थात पृथ्वी की कोख में जो बीज अंकुरित हुए हैं वह सजग हैं, यानी वह जागृत हैं। तेरे बरसने से हे बादल, उनमें अनेक प्रकार की आशंकाएं, यानी अनेक प्रकार की आशाएं, अनेक प्रकार की आकांक्षाएं भर उठती हैं। जैसे ही बादल बरसते हैं वैसे ही वह सोए हुए अंकुर मानो पृथ्वी की ओर मुख करके ऐसे खड़े होते हैं जैसे नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ये विप्लव के बादल फिर। वह सोए हुए अंकुर पृथ्वी की कोख में से हे बादल तुझे बार बार आह्वान कर रहे हैं और अपना सिर उठाकर तेरा स्वागत कर रहे हैं, मानो अपने नव जीवन के लिए वह तुझे बार बार बुला रहे हैं। इसलिए हे विप्लव लाने बादल, हे बदलाव लाने वाले बादल, तुम अवश्य ही बरसो और बार बार गरज कर बरसो। बार बार अर्थात फिरी। जिस प्रकार से समाज में बदलाव के लिए क्रांति बार बार की जाती है और बार बार क्रांति के होने से ही समाज में बदलाव आता है, उसी प्रकार से वर्षा के होने पर पृथ्वी के उर में सोए हुए छोटे नन्हे पौधे भी मानो बादल और वर्षा का स्वागत करते हुए हाथ हिलाकर उन्हें बुला रहे हैं। कवि ने यहाँ पर जग का हृदय दग्ध ऐसा क्यों कहा है? तो कवि को लगता है कि जग का हृदय दग्ध अपने शोषण और अभावों से युक्त है, यानी जो संसार है, संसार के लोग
दूसरे यानी अपने से उच्च वर्ग द्वारा पीड़ित कर दिए गए हैं, इसलिए कवि उनको दग्ध हृदय वाला कहते हैं। अस्थिर सुख पर दुख की छाया का प्रतीक अर्थ क्या हो सकता है? अस्थिर वायु रूपी सुख पर बादल रूपी दुख की छाया मंडरा देने वाली है। इसके माध्यम से कवि यह अर्थ व्यक्त करना चाहता है कि संसार में दुख अस्थिर है, क्षणिक है, सुख अस्थिर है और क्षणिक है, यानी सुख को हम सदा पा नहीं सकते हैं, और जबकि दुख स्थिर है, ऐसा कवि का मानना है। सोए हुए अंकुरों पर विप्लव के बादलों की क्या प्रक्रिया हुई है? जो पृथ्वी के उर में सोए हुए हैं बादल, नहीं अंकुर यानी बीज जो अंकुरित हो गए हैं, बीज थे पहले वो अंकुरित हो गए हैं, उनकी प्रक्रिया हुई है कि बादल बादलों को देखकर पृथ्वी के गोद में सोए हुए अंकुर मानो हाथ हिलाकर सिर ऊंचा करके उस विप्लव के बादल को बुला रहे हैं।